Okay. Yes, dear folks. Chapter of chemistry. Introduction. In the chemistry, we have three parts: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. In the inorganic chemistry, we have the chapters solid state, solution, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principles and processes of isolation, P block, D and F block, coordination compounds, haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols and ethers, aldehydes and ketones, biomolecules, polymers, chemistry in everyday life. These last 6 chapters are from organic. These early approximately 6 chapters are from physical, and intermediary these 3 chapters are from inorganic. Okay, so this is what the total chemistry is taking out for you. सबसे पहला states of matter +1 में आपने चैप्टर पढ़ा था. स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब चौथी स्टेट प्लाज्मा भी आ चुकी है. प्लाज्मा से आगे भी हम क्रिस्टल लेवल में भी आ चुके हैं, परंतु अभी हम आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस ही पढ़ रहे हैं. सॉलिड स्टेट के नाम पर चैप्टर केमिस्ट्री का +1 +2 का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट. लिक्विड के नाम पे है चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशंस. और गैसियस स्टेट आपने +1 में पढ़ा है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवरीथिंग वाज ऑन द रिलेटेड टू द गैसेस. टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है. तो ये सभी चीजें आपने +1 में पढ़ी हैं. तो गैसियस स्टेट आप +1 में पढ़ चुके हैं. अब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हमें सॉलिड स्टेट से पता चलता है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है, उसकी शेप ऑफ कन्फॉर्मिटी क्या है, कितनी डेंसिटी होगी उसकी, ठीक है, उसका अरेंजमेंट पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट पैटर्न, ठीक है, CCC टाइप है या उसमें बॉडी सेंटर BCC है या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है. पैकिंग कैसी है उसकी, जैसी जिसकी मॉलिक्यूल्स का साइज होगा उसकी वैसी ही पैकिंग होगी. जैसी जितनी ज़्यादा जिसकी डेंस पैकिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी ही डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो चीज़ भारी होगी, इतने से चीज़ का वजन ज़्यादा होगा. ठीक है, थर्मोकोल के मॉलिक्यूल्स बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत लाइट शीट रहती है, बड़ा थिक थर्मोकोल हो तो, और वही सोने का बिस्किट इतना सा हो, इतना साइज का, वो 1 किलो का हो जाएगा. ठीक है, तो लिक्विड में हमारे पास सॉल्यूशंस आता है. सॉल्यूशंस में हमें बड़ा खास चीज़, सॉलिड स्टेट में हमें खास चीज़ क्या मिली, पैकिंग फ्रैक्शन. यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने उसका पैकिंग देखी. टाइप ऑफ पैकिंग कौन कौन सी है, क्यूबिक, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, पैकिंग देखी, पैकिंग फ्रैक्शन देखी, रेडियस रेशियो रूल देखा. रेडियस किसका, एनायन टू द कैटायन टू द एनायन. ठीक है, कैटायन का क्या साइज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, और विद रेशियो टू द एनायन का क्या साइज है. अगर ये रेशियो बड़ी नियर टू द 1 होगी तो पैकिंग फ्रैक्शन बहुत अच्छी होगी. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में, तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव रहेगी. ठीक है, तो रेडियस रेशियो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद इसमें हमने डेंसिटी चेक किया. डेंसिटी, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा. ठीक है, लिक्विड में हमने क्या चीज पे पढ़े. लिक्विड में सबसे पहले तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमने जाना कि लिक्विड बेसिकली किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. कॉमन सी चीज है, यहाँ पानी में कॉमन सा प्रिंसिपल फ्लो करता है कि हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी चीज फॉलो करती है हमेशा. ठीक है, मगर वो क्या होता है, अगर सोल्यूट घोला गया, नमक यहाँ पे डाल दिया पानी के अंदर, अपने आप घुल के उधर की तरफ चला जाएगा, पानी नमकीन हो जाएगा उधर की तरफ का भी जहाँ पे पानी में नमक डाला ही नहीं. ठीक है, ये तो हम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट मूव करेंगे. मगर अब हमारे पास एक नई चीज आई इसमें, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी हमने. ये मेम्ब्रेन ऐसी है जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल तो पास हो सकते हैं, मगर कोई भी सॉल्ट, कोई भी
हैवी चीज इसमें से पास ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया नमक, यहाँ पे भर दिया पानी। नॉर्मली क्या है, पानी अगर यहाँ पे नमक ना भी डाला होता तो यहाँ पे खाली जगह में पानी इतना चला जाता कि दोनों का लेवल बराबर हो जाता पानी का। यस। ठीक है, मगर अब क्या होगा कि ये पानी यहाँ से खत्म होता चला जाएगा, इतना यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली बाल्टी इससे भी ऊपर तक भर जाएगी, जहाँ तक जा रही है यहाँ तक भर जाएगी। ये पानी कम होते होते नीचे तक आ जाएगा, यहाँ पूरा भर जाएगा, और तब तक भरता जाएगा, हो सकता है ये वाला हिस्सा सूख भी जाए, तब तक भरता जाएगा जब तक यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब तक दोनों की लिक्विड की जो इंटेंसिटी है, लिक्विड के अंदर जो घुले हुए कणों की मात्रा है, दोनों साइड पे बराबर नहीं हो जाती, तब तक लिक्विड में से प्योर वाटर उधर सप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ नमक डाल दोगे तो यहाँ से पानी वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, सेटिंग करने के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके जानने के लिए। बादाम को आप पानी में भिगोते हो, बादाम के ऊपर जो छिलका लगा हुआ है, बादाम के ऊपर जो छिलका लगा हुआ है वो बेसिकली क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब आप उसको पानी में भिगोते हो तो उसके अंदर हाई डेंसिटी है, बाहर पानी के अंदर आयंस की डेंसिटी लो है। ठीक है, तो पानी छिलके के अंदर घुस जाता है और बादाम का छिलका फूल जाता है। ठीक है, ओके। अगर उस बादाम को बिना टच किया आप उठा के धूप में रख दो तो उसके अंदर सारा पानी धूप चूस लेगी, बादाम फिर से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर आपने उसके छिलके को पिचक दिया तो छिलका उतर जाएगा बड़े आराम से। वैसे छिलका उतारना बहुत मुश्किल है बादाम का, इस तरह तो 2 सेकंड में उतर जाता है और सफेद बादाम बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है। फिर सौगी को भी अगर आप खीर में डालते हो तो सौगी गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ठीक है, क्यों? उसके अंदर पानी एंटर हो जाता है, उसके बाहर भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो पानी को तो अंदर आने देती है मगर अंदर से पॉजिटिव रस को बाहर नहीं जाने देती जब तक फटे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका भी साइज स्वेल कर जाता है, सौगी का भी देखा ही होगा आपने कभी कभी। तो ये सारा ऑस्मोटिक प्रेशर का खेल है। ठीक है, इसके बारे में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू पढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली 4 है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना हो, जैसे कि चाय उबाला आने वाला, उसमें आप थोड़ी सी चीनी डाल दो, उबाला नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चाशनी, उबलती हुई चाशनी में कोई बंदा उंगली डालने को बोले और उबलते हुए पानी में उंगली डालने को बोले, पानी में उंगली डालना, कम गलेगी उंगली। चाशनी में उबलती हुई चाशनी में उंगली डालोगे मिलेगी नहीं उंगली कहाँ गई। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चाशनी का पानी से कई गुना ज्यादा होता है, 200 डिग्री तक भी चला जाता है। क्योंकि जैसे ही हम पानी को उबाल आने लगता है, उसमें जैसे ही चीनी डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले मुकाबले बढ़ जाता है। पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, 1 चम्मच चीनी भी डाल दी तो 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री पे आएगा। और अगर 10 चम्मच 20 चम्मच 30 चम्मच जो चाशनी बनाने के लिए ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते 180, 150, 200 के भी पार जा सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 200 वाला होगा और एक तरफ 100 वाला होगा, 100 वाला तो कुछ भी नहीं होगा, आपका क्या बिगड़ेगा? 100 वाले में से उंगली डाल के निकालोगे बच जाएगी, मगर 200 में से उंगली डाल के निकालोगे तो एक तो चाशनी चपक जाएगी, वो उतनी देर तक गर्म ही रहेगी, और चाशनी की छींट पड़े तो छाला पक्का। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करने का तरीका है। उसमें हम कोई ऐसी चीज मिला दें जो कि सरफेस के ऊपर से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर दे, तो उसका ये रिलेटिव इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए हम एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट निकालते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हम निकालते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और तीसरे नंबर पे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
हमारे सॉल्यूशंस में। ओके, इनको एक बार गो थ्रू लेंगे। फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये दोनों पार्ट थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें घुली हुई हैं, ठीक है। लाइक एक पानी का ग्लास लिया, उसमें थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दिया, सोडियम एसिडेट डाल दिया, ठीक है, सॉल्ट, और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया, ठीक है। तो और एक सोल्यूशन लिया जिसमें खाली प्योर एसिटिक एसिड डाला, एक पानी का ग्लास लिया जिसमें खाली सोडियम एसिड डाला, एक पानी का ग्लास लिया जिसमें खाली नमक डाला। तीनों में जो सोडियम आयंस के कारण या CH3CO नेगेटिव आयंस के कारण जो कंडक्टिविटी है वो सेम रहेगी। एसिटेट आयंस के कारण होने वाली कंडक्टिविटी सोडियम आयंस के साथ होने वाली कंडक्टिविटी को कोई इंप्रेशन फर्क नहीं डालता है। ये हमको कोलरुश लॉ से पता लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज कोलरुश लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम इस एक लॉ के लिए जानेंगे, इस एक लॉ के लिए पढ़ेंगे जो कहता है कि जितने भी उसमें आयंस घुल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट अपनी कंडक्टिविटी देंगे। मोलर कंडक्टिविटी जो है इंडिपेंडेंटली सबकी फ्री रहेगी, और उसकी इंडिपेंडेंट कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे हर किसी आयंस की, तो एक पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें दे देगी। हम इस चैप्टर में इस लॉ के बारे में जानेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, ये हमको बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई रिएक्शन कितनी तेज होगा, कोई कितनी स्लो होगा। कई रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें महीनों लग जाते हैं होने में, ठीक है। कई रिएक्शन ऐसे हैं जो कि 1 सेकंड में हो जाते हैं। आपने गुलाब जामुन खाया, अगर जैसे ही इसने गुलाब जामुन खाया, आपने थप्पड़ मार के मुंह में उंगली डाली, गुलाब जामुन बाहर निकला पेट में, आप खा जाओ, बिल्कुल टेस्टी होगा, कोई फर्क नहीं है। अभी इसने खाया ही है, अभी इसकी इधर ही गया है फूड पाइप में, अभी उसको कोई एसिड नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। अब इसको थप्पड़ मार के मुंह में उंगली डाल के गुलाब जामुन बाहर निकालो और खा जाओ, अभी कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये इसकी स्टमक में जाएगा, एक आधे मिनट में भी कुछ नहीं होने वाला। 1-2 मिनट के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर एसिड का स्प्रे होगा, रेनिन, पेप्सिन इत्यादि उससे टकराएंगे, उसका कुछ और ही बनेगा। फिर वो गलेगा 1-1.5 घंटे में, तो उसका कुछ और ही बन जाएगा। 2-4 घंटों में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो कुछ और ही हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। रिएक्शंस चल रहे हैं हमारी बॉडी में उसके ऊपर, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्लो रिएक्शन है। नेचुरली ये गुलाब जामुन को डीकम्पोज होने में शायद कई दिन लग जाए, गलते हुए पानी बन के पिघल के उसके आयंस को अलग अलग होने में, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स अलग अलग होने में बहुत देर लगेगी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जिसको हम कैटलिस्ट कह सकते हैं, जो इस रिएक्शन को इतना तेज कर देते हैं कि 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर आपने जो खाया पच के उसका सब कुछ बाइफरकेट हो गया, अलग अलग हो गया। ओके, तो रिएक्शन तेज करने के लिए हमको क्या चाहिए? कैटलिस्ट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? जो चीज उसको बढ़ाने के काम आएगी, अगर वो चीज मिल जाए। किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, अगर उस रिएक्शन को आप हीट दे दोगे तो वो बड़ी जल्दी हो जाएगा, दैट इज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। किसी रिएक्शन को होने के लिए लाइट चाहिए, अगर उसको लाइट मिल जाएगी वो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, दोज आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे H2 + Cl2, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसको एक ड्रम में हाइड्रोजन, एक ड्रम में क्लोरीन डाल के मिक्स कर दीजिए, कभी भी सारी जिंदगी में HCl नहीं बनेगा, चाहे 20 साल बीत जाए। मगर जैसे ही लाइट ऑन करेंगे, यानी कि इस रिएक्शन के ऊपर लाइट पड़ेगी, तो इट विल बी ए ब्लास्ट, आपका पूरा मोहल्ला उड़ जाएगा। अगर आपने एक ड्रम के अंदर एक ड्रम मिक्स किया हुआ, चिथड़े उड़ जाएंगे दूर दूर तक। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मगर शुरू तब होगा जब लाइट पड़ेगी, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ओके, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी, 20 साल पड़ा रहे ड्रम के अंदर, ड्रम मिक्स करके रख दो, कोई रिएक्शन नहीं होना। ओके फाइन, कुछ समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, ठीक है। तो इसी तरह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, कितनी चीजों पे एटलीस्ट डिपेंडेंट है? 3 चीजों पे डिपेंडेंट है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। 2 चीजों पे डिपेंडेंट है, 2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जनरली समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम रेट निकालते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम निकालेंगे कि रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, कितनी देरी में होगी, कितना टाइम लगेगा उसको होने में। एक रिएक्शन 4 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप बहुत फास्ट है, थर्ड स्टेप बहुत फास्ट है, फोर्थ स्टेप बहुत फास्ट है, मगर सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा स्लो है। हम पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे? पहले स्टेप को 1 सेकंड लगता है, थर्ड स्टेप को 1 सेकंड लगता है, फोर्थ स्टेप को 1 सेकंड लगता है,
सेकंड स्टेप को आधा घंटा लगता है। पूरे पूरे रिएक्शन को हम कम से कम आधा घंटा बोलेंगे ना, हमको रिएक्शन में तो आधा घंटा लगेगा ही। पहले हम क्या करें, मान लो पूरी फिल्म डाउनलोड होने में फर्स्ट नंबरिंग जो है वो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है, एंड वाली जो नंबरिंग है वो भी 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। जो फिल्म का बीच का पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो डाउनलोड होने में 1 घंटा लगेगा। तो फिल्म डाउनलोड तो 1 घंटे बाद ही मानी जाएगी ना, ये नंबरिंग लेके क्या करेंगे। ओके फाइन, समझ में आ गया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताता है। फिर आ जाती है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट सरफेसेस। मैं इस ब्लैक बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ क्योंकि इसका सरफेस बहुत ज़्यादा खरबरा है। ये जो चौक है इसके ऊपर लिखने के समय अपने पार्टिकल्स को इसके खड्डों में फंसा देती है, और वो पार्टिकल उस खड्डे में फंस जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है मैंने लकीर लगा दी। कॉपी पे भी पेंसिल ऐसे ही चलती है, ठीक है। तो ये सरफेस की केमिस्ट्री है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो और एक होता है एब्जॉर्प्शन, जो चीज एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। जैसे कि किसी स्पंज के अंदर पानी, कपड़े के अंदर पानी, पानी सरफेस पे अगर कपड़े को गीला किया जाए तो उंगली लगाऊंगा तो उंगली गीली होगी थोड़ी सी, मगर कपड़े के अंदर निचोड़ूंगा तो बहुत सारा पानी निकलेगा, क्योंकि पानी सरफेस पे भी है मगर अंदर ज्यादा चला गया, ठीक है। जब जितना पानी सरफेस पे ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, अंदर कम गया हो, उसको हम कहते हैं एडसॉर्प्शन। जब अंदर ज्यादा हो बाहर कम हो, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके, अब एडसॉर्प्शन भी 2 तरह की है, केमिकल एडसॉर्प्शन और फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं, केमिकल एडसॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। केमिकल एडसॉर्प्शन वो है जहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं सकते। लाइक लोहे के ऊपर जंग लगना, सरफेस पे लगता है, ऊपर ऊपर के सरफेस को रगड़ दो, नीचे से लोहा चमकता हुआ बाहर आ जाता है, मगर वो जो पानी उसके ऊपर टिक रहा था वो उसको रिएक्ट करके नई चीज में कन्वर्ट कर रहा था, वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। मगर अगर किसी चीज के ऊपर कोई रंग लगा है, वो सरफेस के ऊपर कोई और चीज लगी है, वो फिजिकल एडसॉर्प्शन में उसको उतारा जा सकता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ना हुआ हो तो उतारा जा सकता है। तो ये है हमारा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है हमें, और साथ में 2 तरह की एडसॉर्प्शन के बारे में बताता है, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इसमें से थोड़े कम आ रहे हैं आजकल, मगर ये कहता है कि हमको जमीन में से मेटल्स को निकालना कैसे है, आयरन को, कॉपर को, सल्फर को, अलग अलग चीजें जमीन में से आइसोलेट कैसे करनी, निकलती कैसे। पता लग जाए आपके घर के नीचे सल्फर की खान है, करोगे क्या। करोड़ों रुपए का सल्फर पड़ा आपके घर के नीचे, क्या करोगे, जमीन खोदोगे, खोदते जाओगे नीचे से सल्फर निकलेगा, उसके धुएं में ही या उसकी गंध से ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, निकालोगे कैसे। निकालने का एक प्रोसेस है। मान लो आपके घर के नीचे सोना हो, सोने की खान, जो खान वाला सोना होता है शर्फियां नहीं बनी होती नीचे, ना ही बिस्किट निकलते हैं जमीन में से, ना ही ईंटें निकलेंगी, वो डस्ट के अंदर घुला हुआ, मिट्टी के अंदर चमकता हुआ कोई कण दिखाई देगा, लेकिन इतना बरीक होगा कि 1 क्विंटल मिट्टी निकाल लोगे उसमें से बस 25, 50, 100 कण निकलेंगे, इतने बड़ी बड़ी। आपको पागल है, इसमें से ढूंढते ढूंढते बुढ़े हो जाएंगे हम। तो हर एक चीज को आइसोलेट करने का एक तरीका है, उसको आइसोलेट कैसे किया जाए। लोहा जो जमीन में से निकलता है वो लाल रंग की मिट्टी की फॉर्म में निकलता है, प्योर लाल रंग की मिट्टी, गेरुआ मिट्टी जिसे हम बोल देते हैं। यहाँ फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में या साइंस की भाषा में कहेंगे, तो आप फेरिक ऑक्साइड अपने मुंह पे मल सकते हो, लाल रंग का निशान आ जाएगा। मगर उसमें से लोहा कैसे निकाला जाए जिसके साथ कोई दराती बने, कोई चीज बने। मान लो करोड़ों क्विंटल आपके घर के नीचे पड़ा हुआ है फेरिक ऑक्साइड, आप उसे लोहा नहीं बना सकते करके। आपको यार ये तो तिलक लगाने के लिए काम आएगा, बस आप पूजा में प्रयोग कर सकते हो उसका, और तो कोई प्रयोग नहीं आपके लिए। तो आप कैसे प्रयोग करोगे, उसको आइसोलेट करने के हमारे पास प्रोसेसेस है। कैल्सिनेशन ऑफ द ओर, रोस्टिंग ऑफ द ओर, स्मेल्टिंग ऑफ द ओर। ओर जो आपने निकाली है दैट इज ओर। ओर को पहले कैल्सिनेट किया जाएगा, रोस्ट किया जाएगा, फिर उसकी स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया जाएगा,
फिर उसको ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाला जाएगा और उसमें से फाइनली निकलेगा पिघला हुआ लोहा। उसी मिट्टी के अंदर से लोहा निकलेगा और उसके आप बड़े बड़े टैंकर भरो, चाहे बड़े बड़े रॉड्स बना के रखो या बड़े बड़े लोहे के गोले बना के रखो, कम से कम भी 40 रुपए किलो के हिसाब से कहीं भी बिकेंगे। यही कोई 2-4 लाख किलो निकाल लो तो यही कोई 1 लाख किलो का 40 लाख रुपए मिल जाएगा आपको। 2 लाख किलो निकालोगे तो आपको 80 लाख रुपए मिल जाएंगे बैठे बैठे स्क्रैप के भाव में। मिट्टी का तो कोई पैसा नहीं देगा आपको कोई भी, जिसको पता होगा कि ये और है वो चाहे आपसे 1-2 रुपए के भाव में खरीदेगा। और तो समझ लगी, ठीक है। तो ये अब चैप्टर आपको आइसोलेशन के बारे में बताता है कि हाउ टू आइसोलेट द थिंग्स। कॉपर को कैसे आइसोलेट करना है, आयरन को कैसे आइसोलेट करना है, सल्फर को कैसे आइसोलेट करना है, उसका प्रोसेस है, फ्लैश प्रोसेस इत्यादि इत्यादि। नाउ वी आर इनटू द, ये थी सारी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जिसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। ये है सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ वी आर इनटू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली हमारे जो S ब्लॉक एलिमेंट्स, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स एंड फाइनली द P ब्लॉक एलिमेंट्स। P ब्लॉक में 6 लाइन है, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, ठीक है। S ब्लॉक आपने +1 में पढ़ लिए हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये है D ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पे 2 कॉलम में ही आ जाएंगे F ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, उनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने इसका बड़ा सुंदर सा एक गाना सा तैयार किया हुआ है, ठीक है, फॉर लर्निंग द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। हो सकता है किसी कवि सम्मेलन में जाऊं तो मुझे कवि होने के नाते बहुत सम्मान दिया जाए, परंतु मैंने ये गाना तब बनाया था जब मैं खुद +2 में था या +1 में था, ठीक है। और मैं अपने सभी दोस्तों को और मेरी पिछली पीढ़ी में जितने बच्चे पढ़ाए मैंने सभी को ये गाना याद कराया है। किसी के प्यार ने प्यारा सा यादें गम तो दिया होता, अर्श तुमसे यूं लुटते, तरफ पड़ते उसके नाम पे आंखों को भर के ऐसे, फलक में न लड़ते। दिस इज ऑल व्हाट इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इज, ठीक है। तालियां हो जाए, थैंक यू। तो मैंने इन सभी के सॉन्ग से बनाए हुए हैं। तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स कि इन सभी के अक्षरों के पहले वर्ड से आप लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे आपको उनके नाम याद करने में आसानी होगी। मगर इसमें सबसे पहली प्रोसेसिंग वाली चीज क्या आती है P ब्लॉक में? Along the period size decreases, down the group size increases। नीचे जाते जाएं, ये मान लीजिए ये है नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोन का ग्रुप भी आएगा, यहाँ पे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन यानी कि स्टेनम और लेड, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और साइबेरियम यानी कि स्टीबियम जिसे बोल देते हैं Sb और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन और फाइनली हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडन। देखिए मैंने भी ये सारा ग्रुप अभी भी लिख दिया है आपके सामने, ये P ब्लॉक है, ठीक है। P ब्लॉक की खासियत along the period size डिक्रीज होता है। बोरोन से साइज कार्बन का छोटा, कार्बन से नाइट्रोजन का छोटा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से फ्लोरीन का छोटा है। इसी तरह नीचे जाएंगे, बोरोन से एल्युमिनियम बड़ा है, एल्युमिनियम से गैलियम बड़ा है, गैलियम से इंडियम बड़ा है, इंडियम से थैलियम बड़ा है। इस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए
हमने इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देखो जितना साइज किसी का बड़ा होगा उसकी अट्रैक्टिव पावर कम होगी बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत हमारी कमजोर होगी, इसका मतलब उस चीज़ को मेल्ट करना बहुत आसान होगा, उस चीज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आसानी से आएगी, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस्केप करना आसान होगा। तो इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड हमको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, उसकी डेंसिटी, उसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, ये सभी चीज़ों को स्टडी करना, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सभी चीज़ों को स्टडी करना ही पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का मेजर काम है, ठीक है। तो एफ, पी, डी और एफ बेसिकली इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। Those are also containing some periodic properties of +1. +1 में अपने चैप्टर periodic properties बोला है, उसी के बेस पे हम इन दो चैप्टर को कवर करेंगे, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए हैं आपस में, आपको बताया था एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये इतने आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, इसकी नेमिंग है बहुत बढ़िया सी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की, ठीक है। उसके बेस पे आपको कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, नेमिंग ऑफ दोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वो भी हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का आपको ओवरव्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया था, ठीक है। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, हेलोजन लगा हो तो हेलो एल्केन्स हो जाएंगे। क्लोरीन, ये हैं हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसमें से एस्टेटीन तो रेडियोएक्टिव है, रेडॉन भी रेडियोएक्टिव है, इनके बारे में नहीं आता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगे हों सभी कुछ, ठीक है, तो इसको हम हैलोजेंस बोलते हैं। जब एल्केन ग्रुप के साथ हैलोजन लग जाए उसको हम हैलो एल्केन बोलते हैं। एल्केन ग्रुप क्या है? CnH2n+2, ये एल्केन है, जैसे CH4, C2H6, ये एल्केन है। और एल्कीन क्या कहते हैं? CnH2n। और एल्काइन किसे कहते हैं? CnH2n-2। ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, और ये एल्काइन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे C के आगे N की वैल्यू डालो, उसको इस फॉर्मूले में पुट करो, एल्काइन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इन सभी के साथ जब एल्कोहल हैलोजन लग जाए तो उसको हम हैलो एल्केन्स में स्टडी करते हैं। क्लोरीन लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए, कैसे लगानी है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, और बाद में उनकी यूजेस क्या है, ठीक है, कैसे बनाए जाएंगे उनको, और बाद में उनके यूजेस क्या हैं, ये चैप्टर है हैलो एल्केन्स और हैलोडीन्स का। सिमिलरली अल्कोहल्स कैसे बनाए जाएंगे और उनके यूजेस क्या हैं, फिनोल्स कैसे बनाए जाएंगे, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, और ईथर्स कैसे बनाए जाएंगे, उनके यूजेस क्या हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे बनाए जाएंगे, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स इस फॉर्मेट पे चलेंगे, इन सभी अक्षरों को कैसे बनाना है और बाद में इनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। लाइक इफ आपने ना जानते हुए भी इसमें से बहुत सारा सेक्शन कवर कर लिया है। लाइक इफ CH4 मीथेन को आप क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो CH3Cl बनाते थे ना, ये हैलो एल्केन की प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन है। बाद में इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इससे अल्कोहल बनाना है, एक्वस की वजह से ट्रीट कराया तो ये CH3OH बन गया, ओके। तो ये क्या बन गया? हैलो एल्केन की प्रॉपर्टी आ गई कि इससे अल्कोहल कैसे तैयार किया, और यही अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन का फॉर्मूला आ गया कि अल्कोहल बनेंगे कैसे, ओके फाइन, गॉट इट। तो यहाँ के बाद अब आपके चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जिंदगी देने वाले मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर हैं, पॉलीइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये चेयर्स भी प्लास्टिक की बनी है, PVC, ठीक है, इनके बारे में हम पॉलीमर्स में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में हम कुछ दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। That's it. That's all. Thank you very much.